ये जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 31st ऑफ जुलाई 2022। तो गाइज आज है तारीख 31 जुलाई 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, डायरेक्टली आप जा सकते हो टेलीग्राम पर और जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 7000 प्लस फॉलोवर्स है, वहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है फिलीपींस को। काफ़ी चर्चा में है, क्यों है चर्चा में, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सत्याशोधक समाज ऑर्गेनाइज किया है इसने। ऑप्शन ए, अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। ऑप्शन बी, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात। ऑप्शन सी, एक एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र के अंदर है। या फिर ऑप्शन डी, अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो सत्याशोधक समाज ने इसमें से क्या ऑर्गेनाइज किया था, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे लिखना है। एटलीस्ट सभी को इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ में, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि थंबनेल वाले आर्टिकल को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आर्टिकल न्यूज़ में है, एंटी डोपिंग बिल चर्चा में है। डिस्कस करेंगे वो बिल क्या है और उसी के साथ में इस वाले आर्टिकल को भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे लोग लग रहा होगा उनको कि आज का न्यूज़पेपर कहाँ गया। देखो आज संडे है और आज का जो न्यूज़पेपर है उसको मैंने यूज़ नहीं किया है। आज मैंने पीपीटीज़ वगैरह यहाँ पर क्रिएट कर रखी हैं, तो पीपीटीज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। हालांकि रोज़ाना से बहुत ज़्यादा बेटर डिस्कशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्कशन होने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है लगभग। वैसे हम रोज़ाना 8-10 आर्टिकल डिस्कस करते हैं, आज मैं आपके साथ में 14 से 15 आर्टिकल डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आज न्यूज़पेपर क्यों नहीं इस्तेमाल किया है आगे बताऊँगा। और एक और बात, देखो न्यूज़पेपर आज यूज़ नहीं किया गया है लेकिन कल से यूज़ होगा। आज संडे है, सिर्फ संडे में यूज़ नहीं हुआ है। कारण क्या है आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग उस रीज़न को समझेंगे कि आज मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ क्यों नहीं किया। ठीक है ना। चलो आर्टिकल नंबर 1 और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। तो संडे का डिस्कशन आज का बहुत ही शानदार होगा। आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना वीडियो के लास्ट तक। लास्ट में प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स भी ऐड कर रखे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि रोज़ाना से डिस्कशन और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे आर्टिकल बात करता है कॉफ़ी प्रमोशन बिल के बारे में। अब देखो कॉफ़ी प्रमोशन बिल जो है वो चर्चा में आ चुका है। क्यों, पहले हम लोग समझते हैं हमारे पास ये न्यूज़ क्या निकल के आती है। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यह है कि सरकार जो है एक कॉफ़ी प्रमोशन बिल को इंट्रोड्यूस करने वाली है। अब कॉफ़ी प्रमोशन बिल नाम से पता चल रहा है कि हाँ कॉफ़ी को प्रमोट किया जाएगा, बेसिकली सही बात है। तो कॉफ़ी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए या फिर कॉफ़ी को जो भी यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, कॉफ़ी इंडस्ट्री को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए यहाँ पर यह बिल लेकर आया जा रहा है। तो इस बिल के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया गया है। अच्छा, इस आर्टिकल को कहाँ पे कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस पर एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से समझाया है कि सरकार नया कॉफ़ी का बिल लेकर आ रही है। अब पुराना वाला यहाँ पर बिल क्यों स्क्रैप किया जा रहा है, उसको क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे कई सारे रीजंस है, वो भी रीज़न हम डिस्कस करेंगे। तो एक बेहतरीन आर्टिकल है। न केवल इंडियन एक्सप्रेस, साथ ही साथ द हिंदू ने भी कवर किया है यहाँ पर कि कुछ बिल्स पास किए जा रहे हैं, जिसमें से कॉफ़ी प्रमोशन बिल के बारे में भी यहाँ पे द हिंदू के अंदर चर्चा की गई है। तो मतलब एक आर्टिकल है जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही कवर किया गया है, तो अपने आप में इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये जो नया बिल है ये क्या है, किस चीज़ के बारे में। देखो इस नया बिल का जो एम है, इसका मकसद है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया को मॉडर्नाइज करना। जो आज के टाइम पर हमारा कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है,
इसका क्या काम है, भारत के अंदर कॉफ़ी इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च करना, ठीक है, इसका प्रमोशन करना, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ओवरऑल यहाँ पे हमारे कॉफ़ी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने का काम है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया आज के टाइम पर जो भी इसके फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को और ज़्यादा एक नए स्तर पर लेकर आए जाएंगे, ठीक है ना, एक नए लेवल पर यहाँ पे कुछ नए फंक्शंस लेकर आ जाएंगे, उनको नया किया जाएगा। तो इस बिल का ये हमारा उद्देश्य है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल क्या करता है, ये बिल काफ़ी कुछ करेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। तो वो सारी बातें जो कि मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर बताई हैं, क्लियर हो गया। क्योंकि देखो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास जो कॉफ़ी को लेकर एक्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस ने इसको समझाया भी है। सरकार यहाँ पे प्लान कर रही है कि हम 80 साल पुराना कॉफ़ी एक्ट को रिप्लेस करें। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास में जो कॉफ़ी को लेकर एक एक्ट बना हुआ है जो कि पूरे कॉफ़ी इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, वो 80 साल पुराना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत टाइम हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। आजकल 2-3 साल 5 साल में चीज़ें बदल जाती हैं, यहाँ पे 80 साल की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से एक नया बिल लेकर आया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब ये जो बिल है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा इसको समझते हैं। देखो इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि कॉफ़ी इंडस्ट्री को तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको तो बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब का क्रिएशन होगा, बिजनेस बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाने वाला है। प्लस जो कंज्यूमर्स जैसे कि आप हो, मैं हूं, जो भी हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं, उनको एक हाई क्वालिटी की कॉफ़ी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, ठीक है। आज के टाइम पर इंडिया के अंदर अभी भी यहाँ पर एक बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो अब और अच्छी क्वालिटी इंश्योर की जाएगी, ऐसा इस बिल के अंदर बताया गया। साथ ही साथ में जो लेबर है, यानी कि जो इसका प्लांटेशन हो रहा है, जैसे कॉफ़ी को ग्रो किया जा रहा है, तो उन लेबर का डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। जो लोग कॉफ़ी की खेती कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस बिल के माध्यम से। तो इस बिल का ये है सिंपल सा इंपॉर्टेंस। ये बिल क्या करेगा, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट करेगा, ठीक है ना। यानी आप कॉफ़ी इंडस्ट्री में बहुत आराम से बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पर क्या है, करंट टाइम पे जो कॉफ़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो कि 5 साल का होता है। 5 साल का रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना, अगर आप लोग को एक्सपोर्टर बनना है इस चीज़ का। तो लेकिन होगा क्या, ये जो नया बिल आ रहा है ना, वो इस सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रोसीजर, जो बहुत हाई प्रोसीजर हुआ करता था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा पेपर वर्क हुआ करता था, वो सब खत्म हो जाएगा। कोई इतनी दिक्कत यहाँ पर आएगी नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन का रूल सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर बिल का। अब क्वेश्चन यह है कि भैया आप नया बिल लेकर आ रहे हो, ठीक है, आप पुराना वाला बिल रिप्लेस कर रहे हो, ठीक बात है। तो ज़रूरत क्या है पुराने वाले लॉ को रिप्लेस करने की, जब ऑलरेडी है हमारे पास कानून लगभग यहाँ पर कॉफ़ी को लेकर, तो इसको क्यों रिप्लेस करने की आवश्यकता है। तो इसको समझो, जो हमारे पास पहले वाला कानून है ना, वो लगभग 80 साल पुराना है, 80 ईयर्स ओल्ड आपको वो लॉ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाती हैं और हम लोग को ज़रूरत भी पड़ती है कि हम लोग नई चीज़ों के हिसाब से चलें। और करेंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं पुराने वाले लॉ के अंदर जो कि अननेसेसरी हैं, आज के हिसाब से वो काम ही नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से उसके अंदर चेंज करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग देखें पिछले 10 सालों के अंदर, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है कॉफ़ी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे उसको ग्रो करने में हो, चाहे उसकी मार्केटिंग के अंदर हो, चाहे उसके कंजम्पशन को लेकर हो। तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है कॉफ़ी इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक नया चेंज लाना चाहते हैं। इसी वजह से पुराने बिल को रिप्लेस करके एक नया बिल लाने की बात की जा रही है। क्लियर हो गया। तो ये तो जितनी भी बातें हमने करी हैं, ये सब हो गया हमारा करंट इशू। अब जो डिस्कस करने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। फैक्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ फैक्ट्स क्या बोलते हैं कि कॉफ़ी प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर हो रहा है, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, करंट टाइम पे कौन कौन सी कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है, इसका स्टेटस क्या है वो भी समझेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कॉफ़ी को लेकर, और इस साल टी को लेकर पूछ चुका है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो जब हम लोग स्टेटस की बात करते हैं तो इंडिया जो है अमंग द टॉप 10 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री में भारत यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। इंडिया 2 प्रकार की कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। अब वो 2 प्रकार की कौन कौन सी हैं, तो एक आती है अरेबिका और दूसरी आती है रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा, ये 2 प्रकार की कॉफ़ी यहाँ पर भारत के अंदर उगाई जाती हैं। आप देखोगे तो अरेबिका का साइज़ ना थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू द रोबस्टा। अरेबिका थोड़ी सी डार्क कलर की नज़र आ रही है, रोबस्टा थोड़ी सी लाइट कलर की नज़र आ रही है, ये कुछ डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है।
अगर हम लोग इस डिफरेंस को थोड़ा सा और ज़्यादा एनालाइज करें तो क्या है, देखो अरेबिका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, अरेबिका कॉफ़ी का 70% प्रोडक्शन होता है दुनिया भर में, और रोबोस्टा का 30% होता है। भारत के अंदर दोनों का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है, जब हम लोग बात करते हैं कॉफ़ी में कैफीन कंटेंट की, देखो सबसे बड़ी बात, आप कॉफ़ी पी रहे हो, इस कॉफ़ी के अंदर ना कैफीन होता है। अब कैफीन जो कि बेसिकली यहाँ पर एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। एनर्जी ड्रिंक मतलब आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, नींद भी आ रही है तो वो नींद भी उड़ जाती है इस कॉफ़ी को कंज्यूम करने के बाद में। कुछ इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे बोला गया जो कैफीन कंटेंट है ना, वो अरेबिका कॉफ़ी बीन्स के अंदर 1.2 से लेकर 1.5% के आसपास का है। लेकिन जो रोबोस्टा कॉफ़ी बीन्स है, यहाँ पे कैफीन कंटेंट 2.2 से लेकर 2.7% के आसपास का है। मतलब इससे पता चलता है कि अरेबिका वाली कॉफ़ी से ना रोबोस्टा वाले में कैफीन कंटेंट ज़्यादा है। क्लियर हो गया। बाकी ये जो मैप है, अपने पास में इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना। इस मैप में यहाँ पे मार्किंग्स दी गई है कहाँ कहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। तो अरेबिका और रोबोस्टा जहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है। तो इंडिया में सदर्न स्टेट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, यहीं पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो मैपिंग ध्यान रखना, मैपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। अब एक और बात आती है कि कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी क्लाइमेट कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे वीट को लेकर बना था कि हाँ गेहूं को उगाने के लिए कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है। तो कॉफ़ी का जो प्लांट होता है ना, यहाँ पे बेसिकली जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म चाहिए होता है, थोड़ा सा गर्म हो या फिर उसमें नमी भी हो, या जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा तो चलेगा। अगर इसमें टेम्परेचर है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इससे ऊपर नीचे हो रहा है, 15 डिग्री से कम हो गया या फिर बहुत ठंडा हो जा रहा है, तो यहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूसर जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, 30 डिग्री से ऊपर पहुँच जा रही है, तो अगेन कॉफ़ी का प्लांटेशन हमारा डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना, वहाँ पर चीज़ों को लिख लिया करो एक शब्दों में, दो शब्दों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है जो कॉफ़ी है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है भारत के सदर्न पार्ट के अंदर, सदर्न स्टेट्स में। सदर्न स्टेट्स में जो कर्नाटका है, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो जितना भारत के अंदर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसमें कर्नाटका टॉप पर आता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन से, ये तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। बाकी भारत के अंदर ओवरऑल जितने भी स्टेट्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स देखने को मिलते हैं जो कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और साथ ही साथ ओडिशा है। अब कॉफ़ी के एक्सपोर्ट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, क्योंकि आप लोग सोर्स भी मेंशन कर सकते हो, तो ये हमारे पास ये सोर्स है, FAO के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया जो है 8वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, उसने राइस को लेकर पूछा था कि राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, उसमें नीचे यहाँ पर ऑप्शन में इंडिया, चाइना सभी थे, तो इंडिया उसका करेक्ट आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं। क्लियर हुआ। आगे आते हैं। तो ये सारी बात हो गई है, ध्यान से सारी बातें सुन ली होंगी आपने। अब ये जो पूरी की पूरी कॉफ़ी इंडस्ट्री है ना, इसको पूरी तरह से मैनेज करने के लिए हमारे पास में है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। जो कॉफ़ी बोर्ड है बेसिकली एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, ठीक है ना। तो कॉफ़ी एक्ट 1942 आप देख पाओगे, 80 साल पुराना एक्ट ये है, कॉफ़ी एक्ट 1942, बहुत पुराना एक्ट है हमारे पास में, जो कि करंट टाइम पर वर्क करता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन हम लोग बात करें कॉफ़ी बोर्ड की अभी करंट टाइम पे, तो कॉफ़ी बोर्ड जो है ना, इस बोर्ड के अंदर टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, और जो बोर्ड है ये ज़्यादातर फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर, कॉफ़ी इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च, एक्सटेंशन, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर वो फोकस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। प्लस ये जो बोर्ड है ना, इसका एक सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कर्नाटका के बेलहोनर में। और ध्यान रखना, कर्नाटका बेसिकली एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है हमारे कॉफ़ी का। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, ये 2008 का, तो आप कहोगे कितना पुराना क्वेश्चन है सर, यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, साल 2022 के अंदर, यानी कि जो इसी साल प्रीलिम्स हुआ था, इसके अंदर टी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका ऑफिस बोर्ड कहाँ पर है, ये ऐसा पूछा गया था, ठीक है ना। तो 2008 का क्वेश्चन क्या बोलता है, इसने यहाँ पे बोर्ड दे दिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। एक तरफ यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड। इसका मतलब है कॉफ़ी इंडस्ट्री को देखने के लिए कॉफ़ी बोर्ड बना हुआ है, रबर इंडस्ट्री को देखने के लिए रबर बोर्ड बना हुआ है। तो इधर हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं,
जैसे कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, रबर बोर्ड का गुंतुर, तो ये इनकरेक्ट मैच है, इसको आपको सही करके मैच करना है, ठीक है ना। तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड गुंतुर, टी बोर्ड कोत्याम और टोबैको बोर्ड कोलकाता। बताओ, नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 2431, ऑप्शन बी 1342, ऑप्शन सी 2341 या फिर ऑप्शन डी 1432। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसके बारे में। तो वैसे इसका आंसर पता है करेक्ट क्या है? इसका आंसर बी है करेक्ट, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है ना वो बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलता है। तो पहले वाला तो करेक्टली मैच है, तो पहला तो नंबर ऐसे लिख लो, करेक्टली मैच है। दूसरा, रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको, जैसे मैंने सॉरी ये तो आपको पता ही नहीं, रबर बोर्ड सुनना पड़ा है हमने। तो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कोत्याम में, तो 3 हो गया, ये ऐसे 3 से मैच कर रहा है। टी बोर्ड किससे मैच कर रहा है? तो टी बोर्ड बेसिकली यहाँ पर टी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है कहाँ पर? ये टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। देन उसके बाद में टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको गुंतुर में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैच कर सकते हो, तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बारे में अगर डिटेलिंग जाननी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोत्याम, टी बोर्ड कोलकाता और टोबैको बोर्ड गुंतुर। तो ये आपके करेक्टली मैच हो गए और ये इसका पूरा का पूरा बोर्ड के बारे में डिटेलिंग भी मिल चुकी है। पीडीएफ के अंदर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हो। नाउ आते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे जो आज का डिस्कशन है, ये मैंने ऐसा क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ। देखो सिर्फ आज का ऐसा डिस्कशन है और आज संडे है, संडे में इसलिए। अब इसके पीछे का रीज़न है, देखो ऑनेस्टली यहाँ पे बोलूँगा, पिछले एक सप्ताह से लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो, पिछले संडे में हमारा वीडियो आया था, तो संडे से लेकर अभी सैटरडे तक जो यहाँ पे मेरा स्लीप साइकिल वो काफ़ी डिसरप्ट हो चुका है। मतलब यार वो मेरी 5 घंटे की स्लीप चल रही है और बहुत टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर कल इसी चक्कर में मैंने सोचा था कि चलो यार क्या करेंगे, संडे के लिए जो भी आर्टिकल डिस्कशन होगा, क्योंकि संडे में कुछ ज़्यादा खास आता नहीं है, साइंस एंड टेक के 2-4 आर्टिकल आते हैं, उन साइंस एंड टेक के आर्टिकल को मैं अगले दिन कवर कर दूंगा। जैसे कि आज संडे है, आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें कुछ खास मिलेगा नहीं। उसमें से जैसे कि आप लोग अगर पूरा इतिहास देखो पिछला, तो हर रोज़ संडे के न्यूज़पेपर में, हर संडे के न्यूज़पेपर में 4 से 5 या फिर 6-7 आर्टिकल निकल कर आते हैं। वो आर्टिकल आगे के वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा अगर इम्पॉर्टेंट होगा तो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं छूटेगी। लेकिन संडे का डिस्कशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आज मैंने रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं अभी रात में अपलोड कर रहा हूँ, मतलब रात में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कुछ डेटा तैयार करके। और वही चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो कल के न्यूज़पेपर में होती हैं, यानी कि ये कल रात तक की सारी न्यूज़ है, खबरें हैं। और ऑब्वियस ही बात है, देखो एक दिन पिछले की जो न्यूज़ होती है वो यहाँ पे हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश भी होती है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो स्लीप साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, उसको हमें मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉर्निंग में मैं सोने वाला हूँ। क्लियर हुआ? तो इसलिए यहाँ पर वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है संडे का डिस्कशन कुछ इस प्रकार से रखने में। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी आर्टिकल होगा तो वो आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस कर लिया जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो एक छोटी सी चीज़ भी मैं नहीं छोड़ता हूँ और वो नहीं छूटेगी, अगले दिन कवर करवा दी जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये थी बात, बाकी कॉफ़ी को कवर किया हमने। आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, बहुत ज़्यादा चर्चा में। चलो इसको डिस्कस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हमने कॉफ़ी प्रमोशन बिल के बारे में बात करी थी, एक दूसरा बिल भी चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, इसको डिस्कस करेंगे। एंटी डोपिंग बिल आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, और द हिंदू ने के साथ साथ यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया है। जो डोपिंग है उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस एंटी डोपिंग बिल को लेकर आया जा रहा है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे, और जीएस पेपर 2 के अंदर जो आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन है वहाँ से भी रिलेट कर पाओगे। तो इशू क्या है? न्यूज़ यह है कि लोकसभा ने पास कर दिया है नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021। इस बिल ने यहाँ पर मांग करी है कि हम लोग को इस डोपिंग के लिए ना कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। इसने यहाँ पर मांग करी है कि हम लोग एक स्टैचुरी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए। अब ये नाडा क्या है? नाडा बेसिकली यहाँ पर डोपिंग को रोकने का काम करता है। तो आप इतनी देर से सोच रहे होंगे सर ये डोपिंग है क्या? देखो डोपिंग को समझते हैं। डोपिंग बेसिकली यहाँ पर ताकत बढ़ाने वाला पदार्थ है, जिसके खाने से किसी भी खिलाड़ी का जो स्टैमिना है ना वो एकदम से बढ़ जाता है। तो डोपिंग का इस्तेमाल स्पोर्ट्स में बहुत होता है, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उसकी सज़ा भी काफ़ी होती है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उनको यहाँ पर खेलने नहीं दिया जाता। तो डोपिंग बहुत यहाँ पर मतलब खतरनाक है, और इनफैक्ट यहाँ पर एकदम से स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए वर्क करता है ये डोपिंग।
तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, और इसी को रोकने के लिए बॉडी हमारे पास नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और अभी यहाँ पर इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने के बारे में चर्चा की गई है। इनफैक्ट लोकसभा ने इस बिल को पास कर भी दिया है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस बिल के की फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर इस बिल का वो यह है, डोपिंग को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। आज शायद साउंड थोड़ा सा कम आया क्योंकि इस वाले वीडियो में ना, यानी लैपटॉप से जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो माइक के अंदर थोड़ा सा साउंड कम आता है। अब वो कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसको मैंने सही करवाया, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया। तो यहाँ पर अगर आप लोग को साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा ईयरफोन लगा लेना यार, काम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करें इस एंटी डोपिंग बिल के फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहला फीचर है प्रोहिबिशन ऑफ डोपिंग। डोपिंग को सीधा सीधा यहाँ पर रोकने की बात की गई है कि भाई जो नशीला पदार्थ यूज़ कर रहे हो आप, ताकत बढ़ाने के लिए जो ऐसा पदार्थ यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है और एक तरीके से चीटिंग भी है वो, कि आप अपनी एनर्जी के लिए ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ऐसी दवाइयों को यूज़ कर रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो या गोलियाँ ले रहे हो। तो ये जो बिल है ना, एथलीट्स को यहाँ पे पूरी तरह से रोक लगाता है कि आप डोपिंग का इस्तेमाल नहीं करोगे स्पोर्ट्स के अंदर। दूसरा यहाँ पे बोला गया इस बिल के अंदर, पहला फीचर तो ये हो गया। दूसरा फीचर ये हो गया, अगर फिर भी कोई व्यक्ति डोपिंग करता है, फिर भी यहाँ पर कोई व्यक्ति इस प्रकार से चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको मेडल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उसके पॉइंट्स कट कर दिए जाएंगे, उस प्राइज़ नहीं मिलने वाला, और उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाएगा कंपटीशन के अंदर, प्लस फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे, यानी कुछ फाइन वगैरह भी उसके ऊपर मारा जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति करता है, यानी कोई एथलीट करता है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में होने वाली हैं। ये दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर, यहाँ पे जो हमारे नाडा वाली बॉडी है ना, जो कि एंटी डोपिंग का काम करती है, यानी डोपिंग को रोकने का काम करती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसको यहाँ पे सपोर्ट देने के बारे में चर्चा की है। इस बिल ने यहाँ पर बोला है कि जो ये नाडा है, ये बेसिकली यहाँ पर एज अ स्टैचुरी बॉडी काम करेगी। इसको मतलब इसको हेड किया जाएगा एक डायरेक्टर जनरल के थ्रू। एक डायरेक्टर जनरल होंगे जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, केंद्र सरकार के अपॉइंटेड जो डायरेक्टर जनरल होंगे वो यहाँ पे काम करने वाले हैं। और इसका काम क्या होगा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही साथ यहाँ पर एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना। मतलब जो भी एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको रोकने का ये वर्क करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर कोई रूल का वायलेशन होता है तो, अगर कोई व्यक्ति फिर भी इस डोपिंग का यूज़ करता है तो सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? ये इसका एक फीचर ये हो गया। फिर नेक्स्ट फीचर क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि ये जो बिल है इसने बोला है कि हम लोग एक बोर्ड बनाने वाले हैं, और वो होगा नेशनल बोर्ड, जो कि यहाँ पर अगेन स्पोर्ट्स के अंदर एक स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि इस डोपिंग को रोकने का काम करेगा। क्लियर हो गया? फिर उसका डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी होंगी। आज के टाइम पर भी हमारे पास में कुछ लेबोरेटरीज हैं, लेकिन आप कुछ अल्ट्रा लेवल की लेबोरेटरीज यहाँ पर होने वाली हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई डोपिंग करके आया है, कुछ यहाँ पर अलग से मेडिकेशन लिया है बॉडी के अंदर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर उसकी टेस्टिंग की जाएगी, और टेस्टिंग करने के बाद में पता चलेगा हाँ किस व्यक्ति ने यहाँ पर डोपिंग का यूज़ किया है या नहीं किया है। तो ये तो हो गया बिल। बिल का इंपॉर्टेंस क्या हो गया, देखो बिल यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा बोलता यह है कि हम लोग बिल्कुल डोपिंग नहीं करने देंगे, ठीक है ना। डोपिंग करना बहुत नुकसानदायक है बॉडी के लिए भी, और साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स के लिए अंदर भी यहाँ पर एक चीटिंग है ये। क्लियर हो गया? अब ये तो हो गई बिल के इंपॉर्टेंस के बारे में, बिल क्या है, बिल के फीचर्स के बारे में सारी चर्चा हो गई। इस बिल के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें क्या हैं। सबसे पहली बात यहाँ बताया गया कि जो क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर जनरल का, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर एक बॉडी बनी हुई है ना। यहाँ मैंने आपको बताया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको हेड करेगा डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। तो बोला ये जा रहा है कि जो क्वालिफिकेशन है ना डायरेक्टर जनरल का, वो नहीं स्पेसिफाई किया, वो नहीं बताया कि भाई डायरेक्टर जनरल कौन बन सकता है, कोई क्वालिफिकेशन तो हो, वो यहाँ पे नहीं बताया गया। प्लस डायरेक्टर जनरल को यहाँ पे हम लोग रिमूव कर सकते हैं उसके मिसबिहेवियर पर या फिर इनकैपेसिटी पर, तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई जा रही हैं कि इस बिल के अंदर ये कुछ इश्यूज़ हैं। ये हो गई बात, ये तो हो गया करंट इशू। अब मैं आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊँ, डोपिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डोपिंग है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एथलीट्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, और यही चीज़ों के ऊपर रोक लगाई गई है। जैसा आपने रशिया का केस देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी सारे जो एथलीट्स हैं वो पाए गए थे जिन्होंने डोपिंग कर रखी थी, एकदम से एनर्जी को बूस्ट कर रखा था। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी बात हो गई। अब डोपिंग से संबंधित एजेंसीज कौन कौन सी है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। डोपिंग को रोकने के लिए सबसे पहले हमारे पास में बॉडी है नाडा। नाडा मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इस बॉडी को सेटअप किया गया था एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में इस पर्टिकुलर बॉडी को लेकर आया गया है। और अगेन इसका काम क्या है कि भारत के अंदर जो स्पोर्ट्स है उसको डोप फ्री बनाया जाए, कोई भी व्यक्ति डोपिंग का इस्तेमाल ना करे। तो एक बॉडी हो गई नाडा।
और दूसरी बॉडी कौन सी है, दूसरी बॉडी है वाडा, ठीक है ना, एक हो गई नाडा और दूसरी है वाडा। तो नवंबर 1999 की बात है, ये जो वाडा बॉडी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो थी नेशनल वाली हमारे कंट्री के लेवल पर, ये वर्ल्ड यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस बॉडी को बनाया गया है। इसको सेटअप किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर में। और ये जो बॉडी है ना, इसका प्राइमरी रोल है अगेन वही कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एंटी डोपिंग चीज़ें उसको रेगुलेट करना, उसको यहाँ पर रोकना। सिंपल सी बात है। नाडा वाडा क्या है, ध्यान रखना। जैसे अभी एक चीज़ और चर्चा में है, नोस्त्रो वोस्त्रो। अच्छा, नोस्त्रो वोस्त्रो क्या चीज़ें हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। ये नाडा वाडा क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर आप लोग इस पूरे बिल को अगर एक शॉर्ट फॉर्म में कवर करना चाहते हो तो इस पिक्चर में कवर कर सकते हो कि लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ, डोपिंग को रोकने का काम किया जा रहा है, ठीक है ना। रिकमेंडेशन क्या है, पनिशमेंट क्या है कि भाई यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, उसका मेडल वगैरह जब्त कर लिया जाएगा, पॉइंट्स प्राइजेस कुछ नहीं मिलने वाले, कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, प्लस फाइनेंशियल सैंक्शंस भी उसके ऊपर लगाई जाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर एंटी डोपिंग बिल के अंदर सारे के सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट कवर किया गया है, वो है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको थंबनेल में दिखाया हुआ था, थंबनेल मैंने आपको क्या दिखाया, वो आपने ये वाला पिक्चर देखा है। तो देखो, डोपिंग एक तो होता है डोपिंग और एक होती है एनाबॉलिक स्टीरॉइड। ये भी काफ़ी चर्चा में था, आर्टिकल में एक छोटी सी चर्चा हुई भी है। तो मैं इसके साथ अच्छा मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है पहले, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आया था एक्सप्लेन सेक्शन पर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के बारे में। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या होते हैं आओ जानते हैं। देखो, एक तो होती है डोपिंग, वो हमने समझ लिया, जो एथलीट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और एक होता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड। स्टीरॉइड का नाम आपने सुना होगा, जो जिम से संबंधित लोग हैं उन्होंने तो काफ़ी सुना होगा स्टीरॉइड क्या होती है। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड यहाँ पर बेसिकली बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ना बढ़ जाता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, मसल मास बॉडी में बढ़ेगा। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जिनकी बॉडी आपने खूब खतरनाक तरीके से देखी होंगी, है ना, कि बहुत खतरनाक बॉडी बनी हुई है, तो उसमें यहाँ पर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। जिनकी स्किन बिल्कुल पतली सी है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड से यहाँ पर वो हो पाया है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर कोई इस स्टेरॉइड का यूज़ करता है तो इससे जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर फेशियल हेयर, आवाज़ और गहरी होने लगती है, मुंह पे बाल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो यहाँ पर ये स्टीरॉइड्स के अंदर होता है। कौन सा स्टीरॉइड, एनाबॉलिक स्टीरॉइड। अब स्टीरॉइड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है एंड्रोजन। तो यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो आप लोग भी यूज़ करते हो, सब यूज़ करते हैं। क्या है वो, जैसे क्रीम वगैरह, ऑइंटमेंट हो गया, अगर खुजली हो रही है, ठीक है, कहीं पर रैशेस हो गए, दाद हो गया, तो उसके लिए क्रीम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। वो बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। लेकिन एंड्रोजन के अंदर आता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड, और एनाबॉलिक स्टीरॉइड थोड़ा सा खतरनाक होता है। ये मसल टिश्यूज़ को बढ़ाने के लिए काम करता है। अब बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल को बढ़ाने के लिए इस एनाबॉलिक स्टीरॉइड को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोनों के बीच में डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं ना, वो रिकमेंड करते हैं किसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को, जो दवाइयाँ वगैरह वो दवाइयों के तौर पर यूज़ किया जाता है। हालांकि एनाबॉलिक स्टीरॉइड को भी थोड़ा बहुत प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ले सकता है व्यक्ति, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड वे में। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि देखो, कोई जो पेशेंट है उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, वो बहुत बुरी इंजरी से सफ़र किया था, तो उसके बाद यहाँ पे उसका वेट नहीं गेन हो पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा गेन करने के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है ना। या फिर किसी व्यक्ति का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन है, तो उसको भी यहाँ पर डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड वे में। लेकिन यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के अंदर इसका जो यूज़ हो रहा है वो एक अलग ही तरीके से यूज़ हो रहा है। और बॉडी बिल्डिंग छोड़ो, देखो यहाँ पे क्या है ना, वो लोग थोड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी रोजी रोजी चल रही है और वो यहाँ पर उसी से कमा रहे हैं, उसी से यहाँ पर खा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, उनका पूरी तरह से प्रोफेशन बन चुका है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम पर ऐसा इंस्पिरेशन लेने के बाद में वो भी यहाँ पर इन स्टेरॉइड्स को इंजेक्ट कर लेते हैं। और इन स्टेरॉइड्स को इंजेक्ट करने से क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या होती है, इस प्रकार से आप देखोगे बॉडी के ऊपर ना, ये इस प्रकार से बॉडी के ऊपर दाग पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और छत्ते पड़ जाते हैं और कभी हटते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। इन स्टेरॉइड का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हेल्थ के ऊपर बहुत बुरे इंपैक्ट पड़ते हैं इस एनाबॉलिक स्टीरॉइड के। करेंट टाइम पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, हेल्थ इंपैक्ट क्या पड़ता है इनका, तो सबसे पहली बात, अगर इस एनाबॉलिक स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर दाने हो जाते हैं, हेयर फॉल यानी बाल झड़ने लगते हैं। और अगर इसका यूज़ बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो इससे यहाँ पे गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। अब जो आपने पिक्चर देखा है ना, वो बेसिकली गायनोकोमेस्टिया क्या है, इसको हम लोग मैन बूब्स वाली सिचुएशन भी बोलते हैं।
यहाँ पे जो आप लोग इस पर्सन को देख रहे हो, ये आगे यहाँ पे गांठें सी पड़ गई हैं। ये जो गांठें हैं ना, इसी को गायनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं। अब आप देख पाओगे ये नॉर्मल है, इधर यहाँ के पे गांठें पड़ गई हैं, ये गायनेकोमेस्टिया वाली सिचुएशन होती है और इसकी फिर पूरी सर्जरी होती है और बहुत बुरी सर्जरी यहाँ पर देखने को मिलती है। चाहता तो एक वीडियो दिखा सकता है, लेकिन वो वीडियो देखी नहीं जाएगी, ये बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो मतलब हेल्थ को बनाने के लिए जिम गए हैं और इस प्रकार से यहाँ पर इस स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने के बाद में ये सिचुएशन तक क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो मैन के अंदर ब्रेस्ट ग्रो होने लगते हैं, यानी मैन बूब्स वाली सिचुएशन आती है, प्लस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यहाँ पे होने लगता है। प्लस यहाँ पे अगर कोई वेमेन इन स्टेरॉइड्स का यूज़ करती है, क्योंकि बहुत सारी वेमेन भी यूज़ करती हैं, तो अगर वेमेन को यूज़ करती है तो इससे यहाँ पर जो फेशियल हेयर है यानी मुंह पे बाल हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगेंगे, गुस्सा आने लगेगा, जजमेंट नहीं कर पाएंगी बिल्कुल भी। ऑब्वियस सी बात है, एक एनर्जी हाई लेवल की होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह लगता है, पूरी दिन यहाँ पर इरिटेशन रहता है, चिड़चिड़ापन सब, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो इसका यूज़ आज के टाइम पर, करेंट टाइम पर ना, बहुत से लोग जो भी जिम से इंस्पिरेशन लेकर जा रहे हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्टीरॉइड है वो भी दो प्रकार की, एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि हमारे मेडिसिन के तौर पर यूज़ की जाती है, दूसरी होती है एनाबॉलिक या फिर एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड, जो कि यहाँ पर ये बेसिकली आप कह सकते हो शरीर के अंदर मसल मास को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। नाउ आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन अगले आर्टिकल पर आने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको दबा देना, और जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का वो आप लोग को आज भी अचीव करवाना है, ठीक है ना। डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। नाउ नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूपीएससी ने इसको लेकर मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो ये एक हमेशा से यूपीएससी का बहुत पसंदीदा टॉपिक रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और इस साल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, और मैंने आपको बताऊंगा इसको लेकर एक मेंस आंसर राइटिंग भी करवाई है। आओ डिस्कस करते हैं। देखो हुआ क्या है ना, इंडियन एक्सप्रेस ने हमें कुछ डेटा दिया है और वो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को अपने पास में लिख के रखना है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ नंबर्स बताएं इंडियन एक्सप्रेस ने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और अगर यहाँ पे ये स्टैटिक डेटा अपने आंसर में कोड कर दिया जाए, इसका हम लोग एस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मज़ा अलग होगा। एक डेटा आपको यहाँ पे यूज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो सेम आर्टिकल आप देख पाओगे द हिंदू के अंदर भी है और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी है, मतलब ये आर्टिकल भी दोनों न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। आओ आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने हेडिंग पढ़ ली होगी, हेडिंग पढ़ के आप समझ रहे होंगे चलो ठीक है समझ में आ गया, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। 2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन का टॉपिक है, और जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन का, और डायरेक्टली आपके यूपीएससी सिलेबस में मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट मेंशन है। तो न्यूज़ क्या है इसको समझते हैं। इशू यहाँ पर क्या निकल कर आता है, इशू यह है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी लोकसभा को इन्फॉर्म किया और बोला कि पिछले कुछ टाइम पे ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच में जो विवाद है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। आप लोग ये पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। होता क्या है, नाम से पता चल रहा है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे इंसान और जानवर आपस में भिड़ जाते हैं किसी सिचुएशन की वजह से, और उस सिचुएशन में या तो इंसान की जान चली जाती है या फिर वो इंसान जानवर को मार देता है। तो बेसिकली ये आपको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आओ थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, इसको लेकर अपने पास में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो लगातार बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। जब आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कितने कारण लिख सकते हो। अच्छा, अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके कितने कारण बता सकते हो, 4-5 बता सकते हो। अगर बता सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पर आप देख पाओगे आपके पास में एक आंसर राइटिंग रेडी हो जाएगी। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा है ना, इसके पीछे का पहला सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस। जानवर जहाँ पे रह रहे हैं वही एरिया, वही जंगल यहाँ पे लगातार कम होते हुए चले जा रहे हैं, तो वह हैबिटेट लॉस देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है, यानी जंगली जानवर की जो जनसंख्या आपको देखने को मिल रही है वो लगातार ग्रो कर रही है। रिसेंटली आपको पता होगा टाइगर की संख्या भी ग्रो करी है, टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, हमने कल ही द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था। तीसरा आपको कारण देखने को मिलेगा, क्रॉपिंग पैटर्न्स बदल रहे हैं, यानी कि आप देख पाओगे क्रॉपिंग पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, अब वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, वो हमारे खेतों तक पहुंच जाते हैं। अब खेतों तक वो जानवर पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसान अपनी खेती को बचाएगा, या जो भी खेती कर रहा होगा अपने खेत को बचाएगा। तो इससे यहाँ पर जानवर और इंसान में फिर से यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कारण है वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट। जंगलों से यहाँ पे जो ये जानवर है ना, वो निकल कर ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स पर जा रहे हैं, यानी कि जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ पे एक तरीके से जानवर पहुँच जाता है, और पहुँच जाता है तो हड़चल मच जाती है। आपने देखा होगा गांव के अंदर कोई यहाँ जानवर पहुँच गया, चीता पहुँच गया, या चीता तो बहुत समय पहले देखा गया था। तो यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। तो फिर
कोई जानवर पहुंचा कहीं पर जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, किसी शहर में पहुंचा, तो अगेन वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ में जो ह्यूमन बींग्स का एक मूवमेंट है, जैसे इंसान भी, तो देखो सारी जानवर की गलती नहीं है, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या देखने को मिल रही है, लगातार फॉरेस्ट डैमेज कर रहे हैं, लगातार एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फॉरेस्ट काटते रहे हम लोग, और लगातार कटते कटते वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, घर बन रहे हैं, तो भाई जानवर कहाँ जाएगा जब जंगल नहीं रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों का रोल देखने को मिलेगा। देखो इसमें जो प्रॉब्लम है ना, वो जानवर और इंसान दोनों को ही है, क्योंकि दोनों की ही जान जा रही है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये तो आपने देख लिया ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ एक तरीके से जा रही है, चाहे वो जानवर की हो चाहे वो इंसान की हो, किसी ना किसी की जान जा रही है। दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इंजरी टू बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, वो मैं आपको बता दिया हूँ। फिर उसके बाद में तीसरा, एनिमल्स के प्रति जो वायलेंस है ना वो बढ़ने लगता है, हिंसा एनिमल्स के प्रति बढ़ने लगती है। फिर यहाँ पर एक और इम्पैक्ट पड़ता है, वो यह है कि अगर जानवर जैसे हाथी घुस गया खेत के अंदर, तो यहाँ पे वो हमारी फसलों को डैमेज कर देता है, एग्रीकल्चर लैंड को डैमेज कर देता है, इससे यहाँ पे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा डेटा आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। ये डेटा क्या बोलता है, ये डेटा ये बोलता है कि साल 2013 से लेकर साल 2016-17 में देखोगे तो 98 डेथ हुई हैं टाइगर अटैक की वजह से, ठीक है ना। और यहाँ पे 2804 डेथ हुई हैं एलिफेंट अटैक की वजह से। बहुत सारा पैसा, 15 करोड़ रुपए खर्चा गया है एक तरीके से इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए 2013 से लेकर 2017 के बीच में। तो 2013 से लेकर 2017 के बीच में क्या क्या हुआ, ये आपने देखा, कितने कितने लोग की जान गई है, ठीक है ना। तो ये बातें बताई गई। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डेटा आता है हमारे पास में, वो डेटा ये बोलता है कि मैन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके जो केस निकल कर आते हैं वो हर साल 80,000 केस रिकॉर्ड करे जाते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर कर्नाटका के अंदर देखने को मिले हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो इंडियन एक्सप्रेस ने एक डेटा दिया है ना, इस डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास में लिख कर रख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया, देखो डेटा के अंदर बोला गया कि लगभग 222 एलिफेंट्स को मार दिया गया है या फिर उनकी जान गई है इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से। ये कब से कब तक का डेटा है, 2018 से लेकर 2021 तक का डेटा है। फिर उसके बाद में बोला गया 29 टाइगर्स को मार दिया गया है, उसकी हंटिंग करी गई है 2019 से लेकर 2021 के बीच में। हालांकि यहाँ पर सिचुएशन ये भी है कि 197 टाइगर की डेथ हुई है, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर 197 टाइगर की जो डेथ हुई है उसके ऊपर जांच वगैरह देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ तो हमने देखा कि हाँ जानवरों की कितनी सारी जान जा रही है। अच्छा, जानवरों में जो एलिफेंट है या फिर आप कह सकते हो कि जो टाइगर है, उन्हीं को लेकर सबसे ज़्यादा हमें डेटा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें ह्यूमन कैजुअलिटीज़ के अंदर, ह्यूमन कैजुअलिटी मतलब मानव की जान गई है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे जब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है तो इंसानों की भी जान गई है। तो आप देखोगे एलिफेंटों ने क्या किया है, 1579 ह्यूमन्स को मारा है 3 सालों के अंदर, 2019 से 20, 20 से 21 और 21 से 22। और ये कब कितने कितने साल में कितने कितने लोग मरे हैं वो देखने को मिलेगा। कितने कितने साल में कितने कितने लोग मारेगा ये नहीं देखना, आपको सिर्फ ये ओवरऑल डेटा देखना है। अब ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। ये तो बात हो गई एलिफेंट की। अब बात करें टाइगर की, तो टाइगर की वजह से टाइगर ने लगभग 125 लोगों को मारा है 2019 से लेकर 2021 के बीच में। क्लियर हो गया। तो ये आपको ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक डेटा आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पर चलाए गए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो ये बेसिकली यहाँ पर इशू किया गया है एक स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू, जो स्टैंडिंग कमेटी हमारी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की है। मतलब क्या है कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, उसको मैनेज करने के लिए एक एडवाइजरी जारी करना, तो ये एक इनिशिएटिव है। दूसरा, ग्राम पंचायत को थोड़ी सी और ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं कि वो यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकें। और उसके बाद यहाँ पे मान लो किसी जानवर ने खेत बर्बाद कर दिया, तो खेत को बर्बाद जब हो चुका है वो, तो उससे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ, तो फार्मर्स को एक इंश्योरेंस मिल जाए, तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आया गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने में मदद करता है। और अब देखोगे आप लोग, यूपीएससी ने साल 2017 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था इससे संबंधित। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको एक तरीके से, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी पूछता रहता है, जैसे एम स्ट्राइप्स को लेकर पूछा है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे हैं। तो 2017 में ट्रैफिक को लेकर क्वेश्चन पूछा है आपको। यहाँ पे जो ट्रैफिक की फुल फॉर्म है, ये ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रैफिक से संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ट्रैफिक एक ब्यूरो है, एक विभाग है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में आता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ट्रैफिक का मिशन है वो है इंश्योर करना
जो भी व्यापार हो रहा है वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, इसका कोई हमारे नेचर के ऊपर बुरा इंपैक्ट ना पड़े। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल सही है। ट्रैफिक को बनाया गया, इसका मिशन ये है कि हम लोग इंश्योर कर सके कि जो भी यहाँ पर जंगली प्लांट्स या फिर जंगली जानवर का जो भी यहाँ पे व्यापार हो रहा है, उसका नुकसान हमारे एनवायरमेंट के ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब देखो प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक और आर्टिकल है हेपेटाइटिस का, उसको डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको बहुत ध्यान से सुनना है। नंबर 1 फैक्ट या फिर नंबर 1 न्यूज़, ये सारी न्यूज़ है, बड़ी बड़ी न्यूज़ है जिसको यहाँ पे फैक्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। ये न्यूज़ है जानवर को लेकर। तो आपको यहाँ पर एक बर्ड दिख रही होगी, है ना, ये एक समुद्र पर ऊपर ऊपर बढ़ने वाली बर्ड है। इसका नाम है लाइट मैंटल्ड एल्बाट्रॉस, या इसका साइंटिफिक नेम है फोबिट्रिया पैल्पेट्रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोबिट्रिया पैल्पेट्रेट इसका नाम है, या फिर लाइट मैंटल्ड एल्बाट्रॉस के नाम से आप लोग इसको जान सकते हो। तो एशिया के अंदर पहली बार ये बर्ड देखी गई है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ देखो आपको पता है, जैसे ये छोटे छोटे आर्टिकल्स है ना, इन आर्टिकल में जो पहली लाइन है वो पहली लाइन में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। न्यूज़ यह है कि एशिया के अंदर पहली बार ये बर्ड देखने को मिली है, सी बर्ड। बेसिकली यहाँ पर जो सी बर्ड है ना, ये एंटार्क्टिका के अंदर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एशिया के अंदर ये पहली बार पाई गई। कहाँ पे, तमिलनाडु के रामेश्वरम कोस्ट पर। तो इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना यह है बस खाली इतना सा चीज़ कि IUCN स्टेटस क्या है, क्योंकि यही पूछा जाता है UPSC के अंदर। तो IUCN स्टेटस के अंदर इस बर्ड को नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर रखा गया है, मतलब कि यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। अगर यहाँ पे आप कह सकते हो इसको नहीं बचाया गया, जो भी जनसंख्या इसकी अगर खत्म हो जाती है तो ये प्रजाति खत्म हो जाएगी, फिर इसको आने वाले टाइम पर हम लोग याद करेंगे कि हाँ इस नाम की कोई प्रजाति हुआ करती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, दूसरा यहाँ पर बात करता है ये बेसिकली यहाँ पर एक थेरेपी के बारे में है। तो यह है एंटाइरोट्रोवियल थेरेपी। ये थेरेपी काफ़ी चर्चा में, इसको आर्ट थेरेपी के नाम से जान सकते हो। तो हुआ क्या, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यह है, पहली लाइन में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। इंडिया जो है ना, वो अभी यहाँ पर एक दवाई का शॉर्टेज फेस कर रहा है। वो दवाई कौन सी है, डोलोथेक्रेविर और नेरेविपिन, ठीक है। तो डोलोथेक्रेविर या फिर यहाँ पे नेवेरेपिन, या आपको दो दवाइयाँ देखने को मिलेगी। इन ड्रग्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है भारत के अंदर में। अच्छा, इन दवाई का इस्तेमाल किया जाता है इस थेरेपी के अंदर में। कौन सी थेरेपी है ये, यह है एंटाइरोट्रोवियल थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये थेरेपी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दवाइयों की कमी हो चुकी है, 2 दवाइयों की, ठीक है ना। इन 2 दवाइयों के नाम बता दिए। अब इन दवाइयों का यूज़ क्या है, तो ये जो यहाँ पे डोलोथेक्रेविर है ना, इसको एडल्ट्स के थ्रू, एडोलेसेंट्स के थ्रू या फिर बच्चों के थ्रू यूज़ किया जाता है जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है, या जिनका वेट 20 साल से ज़्यादा है, 20 किलो से ज़्यादा है। और जो यहाँ पर ये नेवेरेपिन सिरप है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है छोटे बच्चों के लिए जो कि बच्चे पैदा हुए हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, जो थेरेपी है ना, आर्ट थेरेपी, जिसके बारे में भी आपको बताया, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मकसद क्या है। इसका उद्देश्य है कि HIV को कम करना। जो यहाँ पर ये HIV देखने को मिलता है, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो HIV को कम करने के लिए यहाँ पर ये थेरेपी की जाती है, और इस थेरेपी के अंदर इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाइयों का शॉर्टेज है, इस वजह से HIV की थेरेपी भी नहीं हो पा रही है। क्लियर हो गया। तो ये जो थेरेपी है ये बेसिकली HIV से संबंधित है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो HIV का यहाँ पे बेसिकली जो HIV है ना, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, और HIV की वजह से, इस वायरस की वजह से एड्स होता है। तो एड्स को ठीक करने के लिए बेसिकली आप कह सकते हो इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे आते हैं, यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है, पर्सनैलिटी न्यूज़। एक पर्सनैलिटी यहाँ पे काफ़ी चर्चा में है, ये GS पेपर 1 के अंदर पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी चर्चा में है। क्यों, क्योंकि 27 जुलाई रिसेंटली निकली है, और 27 जुलाई को हमने डेथ एनिवर्सरी मनाई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। अब APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे जुलाई 2002 में। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है ना। अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहा। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस में रहा, इंडिया की जो पहली इंडिजीनियस, भारत की जो खुद की बनाई हुई पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जो कि यहाँ पे अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करता है, वो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ही यहाँ पे डेवलप किया था। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है हमारे मिसाइल सेक्टर में। इस वजह से इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है अग्नि मिसाइल को, पृथ्वी मिसाइल को, सब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट इनके थ्रू किया गया था। प्लस इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पोखरान जो 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें भी। क्लियर हो गया। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये पर्सनैलिटी भी हमने कवर कर ली है। उसके बाद में फिलीपींस काफ़ी चर्चा में था। अच्छा, स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो फिलीपींस को लेकर था, है ना।
तो फिलीपींस को लेकर वो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मैप में देख लेना। और फिलीपींस क्यों है चर्चा में, आओ मैं आपको बताता हूँ। तो एक सेकेंड इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, फिलीपींस इसलिए चर्चा में क्योंकि हाल ही में 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला है फिलीपींस के नदन वाले हिस्से में। तो फिलीपींस के बारे में जानेंगे। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ये एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। 7,640 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा फिलीपीन, इसके इस वाले सॉरी सदर्न हिस्सा लिखा है ना, हाँ। तो यहाँ पे इसका जो नदर्न हिस्सा है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, यहीं पर एक तरीके से ये एक अर्थक्वेक आया, एक भूकंप आया है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इधर मनीला हो गया, ये इधर पैसिफिक ओशन हो गया, ऊपर साउथ चाइना सी हो गया। तो साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन के पास में आपको ये फिलीपींस देखने को मिलता है। अब फिलीपींस किस किस के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, ध्यान रखना। चाइना के साथ में इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, पलाऊ, वियतनाम और ताइवान, इनके साथ में अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स को शेयर करता है। ठीक है ना, मैरीटाइम बॉर्डर्स जो होते हैं। क्लियर हो गया। अभी जो फिलीपींस है, फिलीपींस के पास में 3 बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप्स हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे फिलीपींस के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। कितने आइलैंड है मैंने आपको बता दिया, 7,000 से ज़्यादा हैं। तो इसमें आइलैंड्स को ना 3 ग्रुप के अंदर बांटा गया है। वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, एक ग्रुप है लुजोन, दूसरा है विसायस और तीसरा है मिंडानाओ। ठीक है, तो ये अलग अलग 3 ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। अगला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पे सारना रिलीजन डिमांड के बारे में चर्चा की जा रही है। देखो हुआ क्या है ना, बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिल रही है, लगभग 5 राज्य की। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इन्होंने यहाँ पर डिमांड करी है कि जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार यहाँ पर इन लोगों को एक अलग से प्रोटेक्शन दे। इनकी डिमांड ये है कि देखो, ये जो यहाँ पे एक तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इन सारे राज्यों से जो यहाँ पे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ निकल कर आ रही हैं, इनकी मांग है कि भैया देखो, हम लोगों के लिए एक अलग से जो रिलीजन है वो इंश्योर किया जाए। हमारा जो रिलीजन है ना, सरना, वो बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको यहाँ पर एक पहचान दी जाए। ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं ये सरना रिलीजन की डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करंट टाइम पर इन्होंने फील किया है कि इनकी जो आइडेंटिटी है वो लूज होती हुई नज़र आ रही है, आइडेंटिटी खत्म हो रही है। इनका कल्चर यहाँ पे पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो इनका ट्रेडिशनल तरीका था वो सब कुछ खत्म जा रहा है। ये लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदुज़म क्रिश्चियनिटी के अंदर में। तो बेसिकली इसी चक्कर में यहाँ पर डिमांड की गई है कि भाई देखो, हम लोग यहाँ पे डिमांड करने एक रिलीजन की जिसको हम लोग सरना रिलीजन बोल रहे हैं। तो सरना रिलीजन की डिमांड यहाँ पे इन पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के थ्रू करी गई है। और जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, ये इन 5 राज्यों से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया। तो सरना क्या, मैंने आपको बता दिया। तो सरना बेसिकली यहाँ पर एक रिलीजन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ना, नेचर वर्शिप के ऊपर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यानी जो हमारी प्रकृति है उसकी पूजा को लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार किया गया है, सरना। क्लियर हो गया। तो किसी से संबंधित है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक तरीके से जो लोग हैं, खासकर जो ट्राइबल पीपल हैं, वो उनकी डिमांड क्या होती है, उनकी डिमांड होती है वो विश्वास करते हैं जल जंगल और ज़मीन के अंदर में, ठीक है ना, या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर। तो ये चीज़ भी आप लोग देख पाओगे। तो सरना की डिमांड की गई है। सरना क्या है, यहाँ पे एक रिलीजन की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन बन सकता है। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हर घर जल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अभी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुरहानपुर। बुरहानपुर यहाँ पे पहला हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे देश में जल जीवन मिशन के अंडर में। तो जल जीवन मिशन में क्या है, जो बुरहानपुर है ये बेसिकली पहला डिस्ट्रिक्ट बना हर घर जल के अंदर। तो इसी वजह से चर्चा में है। तो बुरहानपुर कहाँ पर है, ताप्ती नदी के नदन एरिया में ये देखने को मिलेगा। बुरहानपुर को फाउंड किया गया था 1399 में नासिर खान के थ्रू, ठीक है ना। इसका ये एक तरीके से आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। नासिर खान जो कि तरीके से फारूकी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो इसके थ्रू यहाँ पे एक तरीके से इस एरिया को फाउंड किया गया था। बाद में इस एरिया को कब्जा लिया गया अकबर के थ्रू 1601 के अंदर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। देन यहाँ पे बोला गया जो जल जीवन मिशन है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात की जा रही है हर घर जल जो है एक तरीके से हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना है, पहला डिस्ट्रिक्ट भारत का वह है बुरहानपुर। तो ये जो जल जीवन मिशन है ना, ये जल जीवन मिशन फोकस करता है कि हम लोगों को सेफ और ड्रिंकिंग वाटर देने का। हर घर जो जल जीवन मिशन का फोकस क्या है कि 2024 तक हर घर में, गांव के जितने भी घर हैं उनके घर में एक टंकी का कनेक्शन पहुंचाया जाए। तो जल जीवन मिशन के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बात करता है टाइस के बारे में। टाइस क्या, यह है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। यानी कि जो हमारी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री देखने को मिल रही है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेप उठाया गया है। जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने
लगभग 206 करोड़ रुपए यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं स्टेट्स के लिए, स्टेट्स को, राज्य सरकारों को यहाँ पर पैसा दिया है ताकि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए टाइस के अंदर काम किया जा रहा है। टाइस क्या है? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो हमारी सरकार है वो इस स्कीम के अंडर में कुछ पैसा प्रोवाइड करवाती है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। सिंपल सी बात हो गई। आगे आते हैं, तो ये टाइस क्या है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो है फॉल बैक लायबिलिटी। देखो होता क्या है, रिसेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यहाँ पे जो भी हमारे ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं ना, उनका जो आर्गूमेंट था वो यहाँ पे डिसमिस कर दिया। अच्छा, ई कॉमर्स प्लेयर्स कौन होते हैं? जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो भी हमारे पास से सामान बिकता है ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, हमें हमारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है। जो भी सामान बिक गया, इस प्लेटफॉर्म से बिक गया, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का कहना था। लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इनकी बात को नकार दिया, इनकी बात को डिसमिस कर दिया, और बोला कि नहीं देखो, यहाँ पे फॉल बैक लायबिलिटी है, और ये सारी बातें हम लोगों ने ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स के अंदर मेंशन भी कर रखी हैं। यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि देखो, ये बोला गया है कि अगर जो भी यहाँ पे सामान निकला है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ई प्लेटफॉर्म से सामान बिका है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स प्लेयर के ऊपर भी है। ई कॉमर्स वाले जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है उनकी भी जिम्मेदारी ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फॉल बैक लायबिलिटी की उनकी भी जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाती है कि कंज्यूमर्स के साथ में कोई भी लॉस ना हो, उनको कोई भी नुकसान ना हो। ये समझ में आ गया फॉल बैक लायबिलिटी क्या टर्म है। उसके बाद में एक छोटा सा और आर्टिकल चर्चा में है, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, इसको समझते हैं। तो ये ODOP इनिशिएटिव जो है ना, इसको यहाँ पे अभी मर्ज कर दिया गया है किसके साथ में? डिस्ट्रिक्ट्स एज अ एक्सपोर्ट हब के साथ में। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये चर्चा में इसलिए आया, मतलब चर्चा तो छोड़ो, मेन काम क्या इसका ये समझो, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हर एक डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारे देश का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट कर देना एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में। देखो यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं हमारे देश में, सबके पास में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ ताकत है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपोर्ट करके वहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी डिस्ट्रिक्ट के पास में कुछ ना कुछ है, तो उस चीज़ को पहचानना और उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट देखो, उसका जो यहाँ पर पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, उसको देखो और उसको यहाँ पे बढ़ावा दो, जिससे यहाँ पर ओवरऑल उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो ये बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारे फैक्ट्स थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुके हैं। तो आज के एनालिसिस के अंदर काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला। जैसे मैंने बोला, देखो है क्या ना कि भले ही यहाँ पे आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन ना हो, लेकिन न्यूज़पेपर से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। और ये मेरा फोकस भी है कि यार ऊपर ऊपर से कोई चीज़ बताना सही नहीं है, बहुत डिटेल से कवर करने की आदत है। प्लस यहाँ पे आज हो सकता था यहाँ पे 2-3 आर्टिकल कवर करके छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर देता, लेकिन वो सही नहीं रहता। क्योंकि यार देखो, फंडा एक ये है कि जो भी काम करो पूरी ताकत लगा दो, उसके अंदर पूरी जी जान लगा दो, जो भी काम कर रहे हो। तो आज इस PPT को तैयार करने में ना हालत ख़राब हो चुकी है। जितना कुछ यहाँ पे डेटा तैयार करके लेकर आया हूँ आपके सामने, जितना कुछ पिक्चर्स यूज़ किया है कि भाई आपको यहाँ पे कुछ भी लोअर सा फील ना हो कि आज हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर से ज़्यादा बेटर कंटेंट हम लोगों ने कवर किया है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल को और लास्ट आर्टिकल को कवर, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यार इतना आसान सा आर्टिकल है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स के अंदर। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था हेपेटाइटिस को लेकर, एग्जैक्टली इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी चर्चा में आया और द हिंदू के अंदर भी चर्चा में आया, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। द हिंदू के अंदर तो इनफैक्ट एक एडिटोरियल लिखा गया था, तो उस एडिटोरियल के भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है हेल्थ का और एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन का। तो इशू क्या है पहले उसको समझते हैं। बेसिक चीज़ क्या है, देखो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हर साल 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। क्लियर हो गया? और इससे यहाँ पर क्या है, इससे हम लोग इस दिन फोकस ये करते हैं कि इस हेपेटाइटिस के बारे में एक अवेयरनेस फैलाई जाए, एक जागरूकता फैलाई जाए सभी जगह में। तो जो साल 2022 का थीम है ना इसका, वो थीम क्या है? देखो थीम तो आपसे वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो थीम है वो है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, यानी सभी लोगों के पास में जो हेपेटाइटिस का केयर है वो पहुंचाया जाए, क्योंकि इसका जो केयर है वो यहाँ पे लोग का नहीं हो पा रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें आज के टाइम पर रिजॉल्व करने की आवश्यकता है।
तो पहली चीज़ ध्यान रखना, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर ये हेपेटाइटिस होता क्या है। देखो ये जो वर्ड है ना हेपेटाइटिस, इसका मतलब है लिवर के अंदर सूजन हो जाना, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है ना, यानी सूजन हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये एक हेल्दी लिवर है और ये लिवर हेपेटाइटिस वाली कंडीशन वाला है, जहाँ पर क्या होता है कि जो लिवर टिश्यूज़ होते हैं ना उसके अंदर एक सूजन हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन होता है, मैंने आपको बता दिया सूजन होती है। और अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ये बेकार की बात है। हाँ अब बात करते हैं ये हेपेटाइटिस होने के पीछे का कारण क्या है। देखो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, काफ़ी सारे वायरस हो सकते हैं। यूजुअली यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है, एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेपाटोट्रोपिक। हेपाटोट्रोपिक बेसिकली एक लीवर डायरेक्टेड वायरस आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई वाली यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मतलब इस वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है। साथ ही साथ में एक और वायरस है वो है वेरिसिला। तो यहाँ पर हेपाटोट्रोपिक और साथ ही साथ में वेरिसिला, ये दो प्रकार के वायरस आपको देखने को मिलते हैं जो कि हेपेटाइटिस को बना देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया जो हेपेटाइटिस है वो अलग अलग प्रकार के होता है, ए बी सी डी ई करके आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए जो होता है ये गंदा पानी या फिर दूषित पानी की वजह से होता है, ठीक है ना। इसको टैकल करने के लिए हमें एक हाइजीन चाहिए होती है, साफ़ सफाई चाहिए होती है। उसके बाद में ये आपको हेपेटाइटिस बी देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो बॉडी फ्लूइड है, पसीना वगैरह है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस सी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर किसी ड्रग के यूज़ की वजह से हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस डी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे किसी का इन्फेक्टेड ब्लड है हेपेटाइटिस से, उसके ब्लड की वजह से हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस ई देखने को मिल जाएगा, ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाता है या अनसेफ सेक्स की वजह से हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे ये हेपेटाइटिस के बारे में चर्चा की जा रही है। तो हेपेटाइटिस के पीछे ये दो वायरस, मेजर वायरस देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस के अलग अलग प्रकार होते हैं और यहाँ पे बताया गया कि जो SARS-CoV-2 है, यानी कि हमारा कोविड-19 वाला जो वायरस है, ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे लिवर को डैमेज करता है, लिवर को इंजर करता है। तो ये भी एक कारण है। साथ ही साथ में लिवर को डैमेज करने के और भी कई सारे कारण आते हैं। हेपेटाइटिस की बीमारी के पीछे के काफ़ी सारे कारण है। ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़ करना, इससे क्या होता है यहाँ पर जो लिवर है वो काफ़ी फैटी हो जाता है और लिवर क्या इतना फैटी हो जाता है कि फिर सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने लगती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि सर हेपेटाइटिस का कोई ट्रीटमेंट वगैरह है या नहीं, इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। चलो इसको समझते हैं। जो हेपेटाइटिस ए है और ई है, ध्यान रखना ए और ई, क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ए बी सी डी, मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो ए और ई जो है ना ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि खुद यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं अपने आप में। लेकिन ये बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, जो हेपेटाइटिस ए और ई है तो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी है ना, ये आप कह सकते हो इनके लिए कोई भी इफेक्टिव मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल है। तो हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ब खुद यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप में यहाँ पर ये चले जाते हैं, इसके लिए कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी और सी है ना, इसके लिए एक मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए दवाई की ज़रूरत पड़ती है और उस दवाई से हम लोग ठीक कर पाते हैं। तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया। ग्लोबल सिनेरियो क्या है, दुनिया भर में इस हेपेटाइटिस के क्या केस देखने को मिलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली बताया गया 354 मिलियन जो लोग हैं ना, वो आज के टाइम पर सफ़र कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी से, जहाँ पे दवाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो 354 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद में यही बी और सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो बी को लेकर जब आप लोग देखोगे तो दुनिया भर में बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। अब चैलेंजेस क्या है, देखो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हेपेटाइटिस को ठीक करने में। चैलेंज ये है कि आज के टाइम पर जो भी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है और हर कोई व्यक्ति यहाँ पर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इस लेट ट्रीटमेंट की वजह से भी यहाँ पे लोगों की जान जा रही है। दूसरा यहाँ पर चैलेंज इसके अंदर देखने को मिल जाता है वो यह है लेट डायग्नोसिस। अब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है तो उसको यहाँ पे पता नहीं चलता, कुछ टाइम बाद पता चलता है तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्टिंग में लिया नहीं उन्होंने, तो यही दिक्कत होती है कि पहले पता नहीं चला, कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं, एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट था नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान जाना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर बताया गया कि केवल आपको 10% जो लोग हैं वो देखने को मिल जाएंगे हेपेटाइटिस से, कि उनको पता है कि मतलब कि ऐसा डेटा देखने को मिलेगा कि जिन जिन एरिया में हेपेटाइटिस काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पे उस वाले एरिया के अंदर बहुत ही कम लोगों को पता है कि हाँ मुझे हेपेटाइटिस है। तो ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। अब जब लोगों को पता नहीं होता
तो यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उनको मिलता नहीं है, और स्टार्टिंग में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इसकी वजह से अगेन यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सिचुएशन है करंट टाइम पर हेपेटाइटिस को लेकर। अब दुनिया भर का एक टारगेट है कि हम लोग 2030 तक इस हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। 2025 तक हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि फोकस करेंगे कि इस हेपेटाइटिस की वजह से जो डेथ वगैरह हो रही है इसको यहाँ पे कम से कम किया जाए, एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आ जाए, एक अच्छी सी दवाई आ जाए, प्लस यहाँ पे हम लोग लोगों के साथ में बातचीत करके अवेयरनेस फैला सकें। इसी वजह से हम लोग इस हेपेटाइटिस डे को ऑब्जर्व भी करते हैं। तो ये सारी बातें आ गई। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी हेपेटाइटिस को ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात, क्लीन फूड होना चाहिए, यानी जो भी आप खा रहे हो ना वो साफ खाना हो, साफ पानी हो, साफ सफाई हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर बोला गया है हेपेटाइटिस बी और सी को टैकल करने के लिए आपको फोकस करना होगा हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन के ऊपर। तो इस इम्यूनाइजेशन के ऊपर थोड़ा जोर देना होगा। प्लस यहाँ पे सेफ ब्लड हो, सेफ सेक्स, सेफ नीडल यूसेज का इस्तेमाल हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ा फोकस करके हेपेटाइटिस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। प्लस सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसका यूज़ होना चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि काफ़ी सारे लोग जो एक तरीके से जिनको पता नहीं चलता है तो उनको हेपेटाइटिस है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि भाई इसके लक्षण वगैरह क्या हैं। तो अवेयरनेस वगैरह फैलाओ, इसके बारे में जागरूकता फैलाओ, लोगों को बताओ, तो उससे यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका वे फॉरवर्ड देखने को मिलता है हेपेटाइटिस को लेकर। तो यूपीएससी ने साल 2019 में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, ए बी सी डी। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट होता है जैसे HIV। दूसरा स्टेटमेंट, हेपेटाइटिस बी जो है अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं जैसे हेपेटाइटिस सी के लिए। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि दुनिया भर में जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से बी और सी से, वो यहाँ पर कई गुना ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं HIV से। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोलता है कि कुछ लोग जो इन्फेक्टेड हैं बी और सी वायरस से, उनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ते, लक्षण नहीं दिखाई पड़ते बहुत सारे सालों तक। अब बताओ इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, गलत है। तो इसका आंसर बी आपको देखने को मिल जाता है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। ऐसा नहीं है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मेडिकेशन अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पे इस सेंटेंस में बोला गया एक के लिए अवेलेबल, एक के लिए नहीं, तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए अवेलेबल आपको देखने को मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसका गलत हो जाता है, नॉट करेक्ट हो जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी अगर आप लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया, यहाँ से भी आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो ये बात हो जाती है सर हेपेटाइटिस को लेकर। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, पूरा नॉलेज से भरपूर यह वीडियो था। यहाँ पे मेंस, प्रीलिम्स सभी चीज़ों को ही देख लिया गया है, तो परेशान ना होना कि न्यूज़पेपर से नहीं कवर किया, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ आप लोगों ने सीख ली है। नाउ 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्टार्टिंग मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था आपको, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है समझते हैं। सत्याशोधक समाज ने ऑर्गेनाइज किया है, ऑप्शन ए बी सी डी, अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, या फिर अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिल जाता है। सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। सी मतलब एक एंटी कास्ट मूवमेंट यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर सत्याशोधक समाज के थ्रू स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। तो ये वापस से रिपीट हो चुका है, इसका आंसर करेक्ट हो जाता है सी। क्लियर हो गया। नाउ गाइस यहाँ पर इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत कुछ समझ में आया है, सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था, सब कुछ यहाँ पे आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो, खासकर यूपीएससी के अंदर। और वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी छोटे आर्टिकल्स भी कवर कर दिए हैं, 14-15 आर्टिकल डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्लियर हुआ। वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको दबा देना, बाकी परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जो आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे आज के, वो नेक्स्ट डे पर कवर कर दिए जाएंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।